नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2023-24 में जो बजट पेश हुआ है उसके रूपरेखा के बारे में। वो पूरा बजट प्रोफाइल क्या होता है, सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें रखी गई हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम के लिए, सरकार के द्वारा क्या क्या रेवेन्यू कलेक्शन होगा और कैसे कैसे सरकार उसको इस साल कैसे खर्च करेगी। तो ये पूरा प्रोफाइल में हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट समझने के लिए आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में कोई एक मैरिज फंक्शन है, तो मैरिज फंक्शन होगा तो उसमें बहुत सारे पैसे के खर्च होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि जो मैरिज फंक्शन होगा तो उसमें क्या क्या खर्च होगा हमारे तरफ से। तो जैसे उसमें संगीत पे क्या खर्च होगा, खाने पीने पे क्या खर्च होगा, इस तरह का हम लोग पूरा एक लिस्टिंग बनाएंगे। उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे कि एस्टिमेट लेके चलेंगे कि लगभग इतना खर्च होगा। उसके बाद जितना अमाउंट आया, मान लीजिए कि सुविधा के नंबर के लिए 100 लेके चलते हैं, 100 का आया, 100 यूनिट लेके चलते हैं कि 100 यूनिट है, 100 तो होता नहीं है वैसे, 100 यूनिट लेके चलेंगे कि इतना हमें खर्चा है। तो अब 100 यूनिट को पूरा करने के लिए हमें इतने पैसे के जुगाड़ करना, इतने रुपए के जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो फंक्शन होगा वो सक्सेसफुल हो सकता है, तभी हम हर चीज को पूर्ति कर सकते हैं। अब इसको जुगाड़ करने के लिए, अब 100 को लाने के लिए हम अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से वो 100 को जमा करेंगे। जैसे हमारे कुछ सेविंग्स हैं तो उससे लेके आएंगे, कुछ हो सकता है कि हमारे पास हमें जो मंथली मिल रहा है, सैलरी जो हमें मिल रहा है उससे हम लेके आएंगे, कुछ हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सेविंग है वो है, कुछ हमारे पास जो गोल्ड जमा है उसको यूज कर लेंगे, कुछ हो सकता है कि अगर तब भी घट रहा तो हम बाहर से कुछ लोन लेते हैं। तो इस तरह से करके ये 100 पूरा करते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो हमें अमाउंट हो जाएगा उसके बाद हम इस सक्सेसफुली मैरिज फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सेम यही चीज होता है बजट। लेकिन यहाँ पे कोई मैरिज फंक्शन नहीं हो रहा है देश में, यहाँ पे हो रहा है देश को पूरे चलाने के लिए। अब देश में सरकार के द्वारा जितने चीजें की खर्च की जाती है उन सब का ब्यौरा इस बजट में होता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि बजट का मतलब क्या होता है, कि इसमें सरकार ये पूरा स्टेटमेंट पेश करती है कि हमारे द्वारा कहाँ कहाँ से सोर्सेज से रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाएगा, कहाँ कहाँ से पैसे लाए जाएंगे और इन पैसों से हम नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल है, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में डिटेल में ये चीज एक एस्टिमेट बताया जाता है। इसी को कहते हैं पूरा बजट। अच्छा ठीक है, तो बजट ये चीज सरकार ने पेश किया 1 फरवरी को। ये सरकार ने कर दिया कि हर साल 1 फरवरी को पेश करेंगे और वो 1 अप्रैल से लागू होगा और एक साल तक का रहेगा, 1 फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। तो ऐसा सरकार को सपना तो आता नहीं है कि हम हर साल एक बजट पेश करेंगे, तो करना है खर्च कर लो डायरेक्ट। सरकार के पास ही पैसे छापने की मशीन रखी हुई है, पैसे छापो और खर्च करो दे दनादन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा सरकार जो पूरा देश चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। सरकार को ऐसे कोई सपना नहीं आता कि हम हर साल उठ के बजट पेश करें। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरकार के द्वारा रिलीज किया हुआ आर्टिकल है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हो गया आर्टिकल जो 112 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक एस्टिमेट लाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट लाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जितना भी हमें रिसिप्ट हो रहा है, कितने पैसे की कलेक्शन हो रही है और उसको हम खर्च कैसे करेंगे, इसका पूरा एक स्टेटमेंट सरकार को आर्टिकल 112 के तहत लाना पड़ेगा। और कहां पे रखेंगे ये लोग, हैज लेड टू द बिफोर द पार्लियामेंट में इसको टेबल करेंगे। इसीलिए हर साल वित्त मंत्री ये बजट पेश करती है इसी आर्टिकल का रेफरेंस लेके कि हर साल पार्लियामेंट में इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, इसको ओपन ही पार्लियामेंट में किया जाता है। ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हर साल इसको पेश करना है संसद में। ऐसा नहीं कि एक बार पेश कर दिया और 10 साल आराम से बैठे हुए चल रहा है उसी से, ऐसे नहीं। हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट के वित्त मंत्री के द्वारा ये संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, उसको पेश करने के बाद इसको संसद से पास कराया जाता है। तो ये जो पैसे जो बनते हैं ये हम जो सरकार है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये खर्च करने का ये बजट हो जाता है इनका। ठीक है, और इसी को बजट का जो शब्द है, बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसी को बजट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। बजट का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है कि चमड़े की एक थैली होता है जो अंग्रेज के जमाने से चल रहा है, तो ये बजट वर्ड मीनिंग हो गया। ऐसे बजट का असली मतलब हो जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सरकार पार्लियामेंट में जाके
पूरे साल भर का जो रिसिप्ट होगा इनका और क्या इनका एक्सपेंडिचर है, ये पूरा को इसमें प्रेजेंट करती है। तो इसी को कहते हैं पूरा बजट, इसलिए सरकार हर साल इसको प्रेजेंट करती है, ऐसे कोई सपना नहीं आता। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि बजट पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा बजट का प्रोफाइल है कि ये टोटल जो बीच में दिख रहा है आपको, बीच वाला बड़ा वाला गोल, ये बजट साइज है। ये 45.03 क्या है, 45.03 लाख करोड़ रुपए है। ये रुपए को जितना भी नंबर में भी आएगा तो वो लाख करोड़ रुपए के एस्टिमेट में आएगा। तो टोटल बजट इस बार का कितना पेश हुआ है 2023 और 2024 को लेके, मतलब कि इस फाइनेंशियल अभी 1 फरवरी को पेश हुआ, 1 फरवरी 2023 को पेश हुआ, ठीक है। और इसको संसद में पास वास कराते कराते ये जो पूरा बजट बन के आएगा वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पूरा एस्टिमेट होगा बजट का। ये जो ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर इस ड्यूरेशन का होगा। तो इसमें कितना का बजट है, तो 45.03 लाख करोड़ का। कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये लाख करोड़, कुछ लोग को बिलियंस डॉलर में अगर समझ में आता है तो सिंपल तरीका ये जो है 45, इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे मैं दिखा रहा हूँ, इसको बहुत आसान तरीका है। इस पे 30 लगाओ और अभी जो रेट चल रहा है डॉलर का 81 चल रहा है, इसको आप डिवाइड कर दो। जैसे कि आप मैं कैलकुलेटर पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है आपका कि 45 लाख करोड़, तो 45 लिए, इसमें 000 लगा दो, ठीक है। और उसके बाद इसको सिंपली डिवाइड कर दो 81 से, जितना आएगा इतना 555 बिलियन डॉलर का ये टोटल बजट है। अगर लाख करोड़ में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बिलियन डॉलर में आप कन्वर्ट कर करके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो टोटल बजट कितना 45 लाख करोड़ का बजट है। अब हम लोग इसमें 2 पार्ट में देखेंगे। इधर वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसमें से आप टोटल सरकार को टोटल रेवेन्यू कहाँ से आएगी इसको पूरा करने के लिए, और ये जो इधर वाला जो पार्ट है, ये सरकार पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पे खर्च करेगी, तो उसका पूरा ब्यौरा है, ठीक है। तो अब एक एक पार्ट करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैसे सरकार के पास आएंगे कहाँ से खर्च करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो अब इसको एक एक जो गोला है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कहाँ से कैसे पैसे आएंगे। इसको मैं आपके लिए जूम कर लिया हूं तो आपको समझ में आएगा आसानी से। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट आता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में कहाँ से इसमें पैसे आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कि जो भी लोन का पैसा होता है, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं, जो भी लोन का पैसा होता है वो सब कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है। अब जैसे मार्केट से सरकार ने लोन लेंगे जो पूरा करने के लिए, जो भी बजट का जैसे है उसको मार्केट से अगर सरकार अगर लोन लेती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है। तो 12.19 लाख करोड़ का ये सरकार मार्केट से इस बार लोन लेगी। अब मार्केट से लोन लेने का मतलब क्या हो गया कि कहीं से भी आप लोन ले सकते हैं, मतलब ओपन से। यहाँ पे रिजर्व बैंक भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां से भी लोन में उधार में पैसा जो सरकार लेके आएगी तो वो सब आ जाएगा मार्केट लोन के अंतर्गत। इसमें 12.19 लाख करोड़ का इसमें मार्केट से सरकार लोन लेगी। उसका आ जाता है स्मॉल सेविंग एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड। तो स्मॉल सेविंग अकाउंट जो सेविंग करते हैं लोग, उसमें जो द्वारा जो उनको जो पैसा जाता है वो सरकार के पास जाएगा। उसके बाद स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट में पीएफ का जो पैसा होता है, जो हर साल जो नौकरी पैसा लोग हैं उनके में से जो हर साल जो कटता है, हर महीने जो कटते रहता है पीएफ का पैसा, तो वो जो जाके जमा होता रहता है, तो उससे मिला जुला के 4.91 लाख करोड़ का जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से होगा। और अदर सोर्सेस से, ये इन सब तीनों से मिला के हमारा बनता है डेप्ट रिसिप्ट। डेप्ट मैंने कर्ज लिया हुआ जो रिसिप्ट है, वो जो पैसे लिए हुए जो कर्ज में लेके आए, इसको लौटाना है सरकार को, ठीक है। यहाँ पे आप समझ के रखो, यहाँ पे जितने पैसे ले रहे हैं, हो सकता है कुछ में सूद लगे, हो सकता है किसी में इंटरेस्ट लगे, हो सकता है किसी में इंटरेस्ट नहीं भी लगे, ठीक है। लेकिन इन सब पैसों को लौटाना है सरकार को, तो ये हो जाता है डेप्ट रिसिप्ट। इसी को कहते हैं मतलब कर्ज लिया हुआ पैसा, ठीक है। और ये पूरा को मिला के हो जाएगा कैपिटल। इसमें इसके साथ साथ आ जाता है एनडीसीआर। एनडीसीआर का हो जाएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होगा कि जैसे कोई सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि कोई पीएसयू है, उसका बोलती है कि मैं 25% शेयर 50% शेयर मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो उसमें सरकार को पैसा लौटाने नहीं है, वो सरकार का एसेट है, ठीक है। उसको सिंपली सरकार ने सेल किया और उससे पैसे आ गए, ठीक है। तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से भी 0.84 लाख करोड़ का सरकार को कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। ये टोटल पैसे यहाँ पे आएंगे, कैपिटल के फॉर्म में आएंगे, ओके। ये भी जाएंगे बजट में, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए, पिंक वाला आप समझ गए। अब आ जा रहे हैं रेवेन्यू में, जहां पे डायरेक्टली पैसे के रूप में जो फॉर्म में आएंगे इनको। यहाँ पे तो कैपिटल के रूप में आता है। कैपिटल का मतलब ये हो गया कि वैसा थिंग जिसको हम लोग अगर कहीं पे लगाते हैं तो उससे पैसे जनरेट होते हैं,
जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, ये सब वो हमें पैसा डायरेक्ट कैश के रूप में नहीं रहेगा, उससे हम लोग पैसे रीजनरेट करते रहेंगे। वो हमने कैपिटल, उस तरह से कैपिटल रिसिप्ट हो गया। उस तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है कि जैसे कि हम कोई एक मशीन लगा दी, वो हमें प्रोड्यूस कर करके देते जा रहा है, तो वो हमें पैसे से पैसे बना के दे रहा है, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। या उस तरह का हमें कोई रिसिप्ट लेके आ रहे हैं, मतलब पैसे लेके आ रहे हैं, या बॉन्ड्स हो गया, ये सब, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। और अगर कहीं खर्च कर रहे हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू जो रिसिप्ट हो रहा है, जो पैसे कहाँ पे डायरेक्टली जो कलेक्शन से जो पैसे आएंगे, वो सब कहाँ कहाँ से आएंगे, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्सेस ऑन यूटी, यूनियन टेरिटरी, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो यूनियन टेरिटरी में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो आ गया इसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, ओके। उसका कस्टम से, कस्टम का मतलब हो गया कि जो भी जो देश से आयात होगा, निर्यात होगा, कोई भी सामान हो, तो उसमें कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है। हो सकता है कि किसी में नहीं लगे, किसी में कम लगे, लेकिन जो आयात और निर्यात पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो उससे कलेक्शन कितना होगा, 2.33 लाख करोड़, ओके। अब आ जाता है मेजर चंक आता है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से, जो अच्छा खासा 9.57 लाख करोड़, बहुत मोटी रकम सरकार को यहां से आती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आप जो भी सामान मार्केट से खरीदते हैं उस पर एक टैक्स होता है, वही होता है जीएसटी, जो कि सरकार को जाती है। अब इसमें डिवीजन है, वो जीएसटी में मैंने जाने वाला कि स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट, वो सब इनका काम है। हमें ऊपर ऊपर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। जीएसटी से टोटल कलेक्शन 9.57 लाख करोड़ होता है, ओके। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हो गया कि कोई भी चीज का सरकार जो प्रोडक्शन होता है, देश में जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो उस पे भी सरकार कुछ टैक्स लगाती है। तो उस टैक्स का अगर टोटल कितना रेवेन्यू इनको कलेक्ट हो जाएगा, तो 3.3 लाख करोड़ का यूनियन एक्साइज ड्यूटी से इनको कलेक्शन होगा गवर्नमेंट को इस साल। ये अनुमान है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज जितना है ये सारा अनुमान है कि लगभग इतना होगा। अब रियल में क्या होगा वो अगले साल पता चलेगा, वो जो डाटा निकल के आएगा वो रियल पता। ये एक एस्टिमेट है, ये सारा चीज एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेट होता है, हम इसके लिए इतना रख रहे हैं, इतना हमें आ जाएगा, इतना नहीं आएगा। मान लीजिए बीच में इस तरह का तो 2020 में भी बजट रखा गया था, उसमें बीच में आ गया कोविड-19 आ गया, तो वो सब बजट बिगड़ जाता है उस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा एस्टिमेट है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमें 3.3 लाख करोड़ का हमें आएगा, ओके। टैक्सेस ऑन इनकम, ये भी एक मेजर चंक्स है। तो टैक्सेस ऑफ इनकम हो गया कि जितने भी इनकम टैक्स पेयर है, वो जो इनकम टैक्स जो देते हैं, उसका जो चंक होता है वो 9.01 लाख, मतलब 9 लाख करोड़ का ये इनकम टैक्स और जो टैक्सेस जो आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो आ रहे हैं, वो उस टैक्सेस से सरकार को कितना होने वाला है, तो 9 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन होने वाला। उसका कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी मेजर चंक होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो टैक्स लगते हैं, हायर टैक्सेस होते हैं इसमें, तो वो जो कलेक्शन होता है वो भी एक बड़ा चंक हो जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो 9 लाख करोड़ का, ओके। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक बन सकता है, अगर आप एग्जाम पॉइंट से अगर देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कलेक्शन किससे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी से हो रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद टैक्सेस ऑन इनकम, तो ये आप देख सकते हैं, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आता है, उसके बाद कस्टम आता है, ओके। तो यहाँ पे ये टोटल हो गया ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना आ जाएंगे, 33.61 लाख करोड़ टोटल गवर्नमेंट को आएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा बजट में ये नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि अब जीएसटी देखिए लिए थे, अब जीएसटी जो इन्होंने लिया तो उसमें स्टेट का भी शेयर होता है, स्टेट जीएसटी वो कहाँ गया, तो इसमें से निकाल के उनको देना पड़ेगा। तो जीएसटी से लिए और भी बहुत तरह का, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है शेयर, बहुत सारा शेयर होता है तो स्टेट का, तो वो शेयर निकाल के, हिस्सा निकाल के आपको स्टेट को देना पड़ेगा। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, तो टोटल टैक्सेस जो कलेक्शन हुआ, तो उसमें से जो स्टेट को जो देंगे तो वो 10.22 लाख करोड़ का ये आप स्टेट को निकाल के उसमें से दे देते हैं। उसके बाद एक और चीज होता है, ट्रांसफर टू एनडीआर फंड। एनडीआर होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ही डायरेक्टली इसी में से ट्रांसफर होता है, जो कि 0.0 लाख करोड़ का है, होता है, छोटा अमाउंट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन है ये। अब इसको लाख करोड़ को आप निकालोगे आप टोटल रुपीज में, तो बहुत बड़ा नंबर ये निकल के आता है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी डायरेक्टली यहां से निकल के आ जाता है, डायरेक्टली पैसा निकल जाता है। उसके बाद तो ये दो मेजर हो गया, स्टेट शेयर हो गया और एनडीआर हो गया। उसके बाद जितने जो बच गए, ओके, वो सारे के सारे ये आ जाते हैं नेट टैक्स रिसिप्ट, मतलब कि इसको पूरा जोड़ लो, इसमें से आप घटा दो, तो जितने बचते हैं तो नेट टैक्स रिसिप्ट में 23.3 लाख करोड़ ये आ जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट से आया 18.71 लाख करोड़। उसके बाद नेट टैक्स रिसिप्ट से, जो टैक्स कलेक्शन से और जो स्टेट का शेयर और एनडीआर को फंड देने के बाद जो बच गया, तो वो 23.31 लाख। और भी आता है पैसा, यह भी खत्म नहीं हुआ है। उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू, वैसा रेवेन्यू जो टैक्स से नहीं आया हो और उधार में भी लेके नहीं आया हो। तो ऐसा क्या चीज होता है भाई,
तो ऐसा होता है इंटरेस्ट रिसिप्ट। अब मान लेते हैं सरकार किसी को पैसा दी होगी, मान ले दूसरे कंट्री को भी दी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी हो या कैसे भी करके इनके द्वारा पैसा दिया, उससे उनको जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी तो आएगा। वो वैसे भारत सरकार भी तो कहीं कहीं तो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखी है, तो उससे जो इनको जो पैसा आएगा वो हो गया इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, जो डायरेक्टली कैश में आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड एंड प्रॉफिट। अब पीएसयू है, सरकारी कंपनीज है, तो सरकारी कंपनी है तो उसमें जैसे कि सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब ये प्रॉफिट कर रही है, बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ नहीं भी प्रॉफिट करती है, लेकिन आईओसीएल हो गया, ये सब प्रॉफिट करती है। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये डिविडेंड प्रॉफिट या फिर कहीं सरकार का कोई शेयर है, ठीक है, तो उसमें से भी डिविडेंड जो आ रहा है तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके साथ साथ हो गया अदर्स, कुछ अदर्स भी है जो कि सरकार को इनकम देते हैं, जैसे पोर्ट हो गया और ये सब का जो सरकारी चीज है, तो उससे जो इनकम होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो ये तीनों को अब मिला के कैपिटल रिसिप्ट, नेट टैक्स रिसिप्ट, उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये टोटल को मिला के सरकार का टोटल बजट 45.03 लाख करोड़ का बन जाता। तो यहाँ पे हमारे पैसे आ गए सरकार के पास, हमारे नहीं, सरकार के पैसे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि हम लोग कैसे कैसे इसको, पूरी सरकार इसको कैसे कैसे कहाँ इसको खर्च करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा बजट साइज टोटल 45.03 लाख करोड़ कहाँ से सरकार लेके आएगी वो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ इनको इनके द्वारा खर्चा किया जाएगा। तो दो मेजर चंक्स में इसको बांटा गया, स्कीम एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्कीम एक्सपेंडिचर। तो मोदी जी के द्वारा तो इतने सारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, तो उसमें भी तो पैसा जाएगा, उसमें भी तो खर्चा होगा। तो वो चीज कैसे कैसे खर्चा होगा वो चीज समझते हैं। अब इसमें होते हैं टोटल जितने स्कीम चल रहे हैं, इसको दो तरीके से दो डिवीजन किया जाता है। एक हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। ये दो तरह का, क्या अंतर होता है दोनों में शॉर्ट में समझ लेते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो गया कि टोटली केंद्र सरकार इसका पैसा देगी, कोई भी स्कीम हो उसका पैसा टोटल केंद्र सरकार अगर दे रही है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब हो गया कि उसमें स्टेट का भी शेयर होगा, हो सकता है अलग अलग हो सकता है किसी राज्य में 50% हो, कुछ जो हिली एरिया वहां पे 90% केंद्र सरकार का रहता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, जो नॉर्मल स्टेट्स है उनमें 50-50 का रहता है। इस तरह का परसेंटेज अलग अलग होता है, वो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में स्टेट शेयर होगा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट शेयर नहीं होगा, वो पूरा केंद्र सरकार का स्कीम होगा। सबसे पहले ये छोटा वाला इसको समझ लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दो टाइप का आता है, कोर ऑफ द कोर स्कीम और दूसरा है कोर स्कीम, ठीक है। दो टाइप के इसमें स्कीम आ जाएंगे, ओके। तो कोर ऑफ द कोर जो सबसे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो स्कीम हो गया तो वो इसमें आ गया, ओके। और जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है उससे कंपैरिजन में तो वो कोर स्कीम में आ गया। तो दोनों में एक खर्च होगा, टोटल होगा 4.76 लाख करोड़ और कोर ऑफ द कोर स्कीम में 0.86 लाख करोड़ और कोर स्कीम में 3.9 लाख करोड़, ओके। आपको इसका पूरा लिस्ट देखना है तो मैं इसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, आप वैसे भी जाके नेट पे सर्च करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कौन कौन से आते हैं वो सब देख सकते हैं। वैसे लिंक भी मैं टेलीग्राम का डाल दूंगा, वहां पे सारे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, वहां पे लिस्ट आराम से बैठ के आप स्कीम को, मोदी जी की स्कीम को आप पढ़ते रहिएगा आराम से। यहाँ पे हो गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आप समझ गया। उसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कौन कौन सा आ गया, तो इसमें जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस और सोशल सर्विस, ये मेजर तीन हो गए। तो वैसे वैसे स्कीम्स जो कि जनरल सर्विस से रिलेटेड है, जनरल स्कीम से रिलेटेड है, तो वो हो गया, इसमें आ गया, इसमें 2 लाख करोड़ का आ गया। इकोनॉमिक सर्विस, अब इकोनॉमिक जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सर्विस हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड मैटर चलेगा वो सब हो गया इकोनॉमिक सर्विस स्कीम में। उसके बाद सोशल सर्विस, सोशल डेवलपमेंट में जितने स्कीम चल रहे तो उसमें आ गया ये, ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद एक मेजर चंक जाता है सब्सिडी में, ओके। तो सब्सिडी क्या होती है, जैसे कि फार्मर को सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है, जो हमें फूड में जो सस्ते दामों पे जो फूड मिलती है, जो योजना चल रही है, जो 81 करोड़ लोगों को जो फूड प्रोवाइड करेंगे 5-5 किलो अनाज, तो वो सब जो स्कीम है तो उसमें भी तो सब्सिडी जाएगा, उसमें भी तो पैसा जाएगा। सरकार अपने तरफ से पैसा देकर उसको रेट को कम करके फिर वो प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी में फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो यूरिया इतना सस्ते में मिल जाता है वो सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1.7 लाख करोड़, फूड में 1.97 लाख करोड़, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी आप समझ लीजिए। उसके बाद पेट्रोलियम में भी सब्सिडी थोड़ी बहुत आ जाती है, तो वो
हो गई 0.02 लाख करोड़। वैसे तो पेट्रोल ओपन मार्केट में कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं तो सब्सिडी दी जाती है, तो उसमें ये खर्च होगा। उसका अदर्स, कुछ अदर चीजेस में भी सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक में भी सब्सिडी दी जाती है, तो वो सब अदर्स मिला के 0.29 करोड़ इसमें शॉर्ट में बता दिया है। ओके, तो सब्सिडी से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप लोग एग्जाम पॉइंट से हैं तो सबसे ज्यादा सब्सिडी किस में जा रही है, तो फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा है, उसका सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, तो ये याद रखने का है। तो सबसे अधिक सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में देती है, फूड सब्सिडी में देती है। ओके, तो यहाँ पे हम तो सब चीज समझ गए। उसके बाद कुछ अदर्स में भी खर्च होते हैं, अदर्स जो छोटे मोटे स्कीम्स है तो उसमें भी खर्च होते हैं, तो अदर्स में इसमें डाल के बैलेंस किया गया। ओके, तो हम लोग समझ लिए स्कीम एक्सपेंडिचर पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आके पूरा हम लोग समझ लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो लिस्ट है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोग गूगल कीजिए, आराम से मिलेगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो दूसरा जो खर्च होगा, जो मेजर पोर्शन है, ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। ये क्या क्या होगी सरकार, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी सरकारी तंत्र हैं, पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसमें क्या क्या खर्च हो गए। सैलरीज में जितने एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी तो देने पड़ेंगे ना, तो उसमें कितना खर्च होगा, 1.68 लाख करोड़ का खर्च होगा। उसके बाद कुछ पेंशन में भी खर्च होगा, जितने जो रिटायर कर गए उनको जो पेमेंट करना है, तो उसमें कितना खर्चा होगा, तो 2.34 लाख करोड़ होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सैलरी का 1.68 लाख करोड़ खर्च हो रहा है और पेंशन का 2.34 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा सैलरी से ज्यादा पेंशन में खर्च हो रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद ट्रांसफर टू स्टेट। अब जैसे कि आप फाइनेंस कमीशन को जानते हैं, तो फाइनेंस कमीशन में एक स्टेट का शेयर लगा देता है कि टोटल जितना जो इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एक पार्टिकुलर चंक स्टेट को मिलता है। तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो चंक लगाया गया तो 1.65 लाख करोड़ स्टेट को यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। और अदर ट्रांसफर्स में, जैसे अदर चीजों में जो स्टेट को ट्रांसफर की जाती है वो सब इसमें हो जाएगा। 3.48 लाख करोड़ को जो स्टेट को फंड दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो सब हो जाएगा ट्रांसफर टू द स्टेट, ये सब में इसमें खर्च होगा। उसके बाद अदर्स में खर्च 3.42 लाख करोड़ का इसमें एस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा। उसके बाद अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो गया, 1.42 लाख करोड़ ऑटोनोमस बॉडीज। तो ऑटोनोमस बॉडीज क्या हो गए, जो गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कराना, पैसे कहाँ से आएंगे, इलेक्शन कमीशन कमाता थोड़ी है खुद का कहीं रेवेन्यू सोर्स है कि वहां से वो पैसे उठा लिया, तो इलेक्शन तो फ्री होता है, जितने लोग वोट देने जाते थोड़े पैसे देते हैं कि हमें वोट देने, तो ऐसा तो है नहीं, फ्री है टोटल। तो इनको भी तो पैसा चाहिए। यूपीएससी है, यूपीएससी इतने बड़ा एग्जाम लेता है, इतने बड़े संस्था चला रहा है, हर चीज कर रहा है, वो एग्जाम के फीस से थोड़ी हो जाता है उसका पूरा, तो एक मेन चंक लेता ही है बाहर से, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो आता है तो वो अदर एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर में ये ऑटोनोमस बॉडी जो है, स्वायत्त संस्था जो है, उनको खर्च के लिए ये चीज आ जाती है। ओके, उसके बाद कुछ अदर्स में भी खर्च होते हैं। अब एक मेजर चंक आता है 10.8, मतलब कि ये जो अगर आप देख ले तो ये जो बजट का लगभग 30% से थोड़ा कम है, ये आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। ओके, तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या हो गया, हम लोग शुरुआत में देखे थे, जो सरकार को अगर जो पैसे घट रहे थे वो लोन्स में लेके आए थे, तो लोन्स में लेके आए थे तो उसका इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, और एक साल में तो इंटरेस्ट होगा नहीं। अब जो लोन लेके आए, अब 100 रुपया लोन लेके आए, तो उसका इंटरेस्ट आप देते रहिए धीरे धीरे हर साल, और हर साल ही लोग लोन लेते रहते हैं, पूरा हर गवर्नमेंट लेती है, इंडिया गवर्नमेंट का बात नहीं, सारे गवर्नमेंट लोन लेती है। अब वो इंटरनल लोन हो चाहे बाहर से लोन लेके आए, फॉरेन कंट्री से लोन लेके आए चाहे इंटरनल, पेमेंट तो करना है। उसका जो हर साल का जो ईएमआई कटता है, ईएमआई तो नॉर्मल आदमी के लिए, उनके लिए तो जो ईयरली या मंथली जो उनको पेमेंट करना है इंटरेस्ट में, तो वो पेमेंट होगा। तो वो एक मेजर चंक होता है 10.8 लाख करोड़ का, एक मेजर चंक होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग, मैंने समझा दिया पूरा कि बजट का कहाँ कहाँ खर्च होगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे अभी भी बन जाता है, जैसे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अभी अनाउंस किए कि हम फलाना जगह से XYZ जगह से ABC जगह तक हम लोग कोई ट्रेन बनाएंगे, ट्रेन का रूट बनाएंगे, रेलवे लाइन बनाएंगे, एक नई ट्रेन चलाएंगे। ओके, नितिन गडकरी जी हमारे अनाउंस किए कि पार्टिकुलर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाएंगे। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, इसका तो पूरा जिक्र हुआ ही नहीं कहीं पे, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये समझिए, इसको समझने का चीज है। तो एक तो वो लोग या तो लोन से लेके आ जा रहे हैं, ठीक है, तो लोन से डायरेक्टली लेके आ जा रहे हैं, तो वहां से हो गया। और दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक अदर्स देखे होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, 3.42 लाख करोड़ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहां से ये खर्च होता है। ठीक है, एक चीज यहां से। उसके बाद बहुत सारे स्कीम के अंतर्गत ही बन जाते हैं, बहुत सारे स्कीम के अंदर ही जो डेवलपमेंट कार्य है, जैसे कि वाटर घर घर पहुंचाना है, मान लीजिए कि
गवर्नमेंट के द्वारा गांव में घर घर वाटर पहुंचाना है, तो वो एक स्कीम लॉन्च करेंगे और उसके अंदर हो जाता है। तो या तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, उसके अंदर हो, तो वो जो खर्च जा रहा है तो वहां से वो चीज खर्चा हो जाए। इकोनॉमिक सर्विस है, मान लीजिए कुछ इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खर्च करना है, जैसे लोन देना है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो वो सब इकोनॉमिक सर्विस के अंदर होता है। तो इस तरह से ये सब इसके अंदर में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर ऊपर बता दिया गया है कि कहाँ पे खर्चा हुआ, तो ये सब जो अदर एक्सपेंडिचर है तो वो सब इस सब में आ जाते हैं। इसी तरह से पूरा बजट यहाँ पे कंप्लीट है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर का भी बटन दबा दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।